हाय फ्रेंड्स, मैं पटेल सर हूँ और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 30 ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं और उसके हम डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट टाइम पे एग्जाम के लिए। तो लेट अस वी डिस्कस विद फर्स्ट व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको दिमाग में यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और दोनों कंबाइन होके जो हमको नया सब्सटेंस मिलता है हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कोई एग्जांपल दो। तो सपोज मैं बोलूँ हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिक्स होता है, मिलता है, केमिकल रिएक्शन होता है और हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है, तो हम उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो ये बेसिक आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद बात करेंगे गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ के अंदर हम केमिकल रिएक्शन आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखो हम पूरी जो हमारे आसपास में सब केमिकल रिएक्शन ही है जो हम उससे घिरे बैठे हैं, पर उसमें से बेसिक हम बता रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट है स्पॉइलिंग ऑफ द मिल्क इन समर सीजन। दूध को फट जाना, जो हम सिंपल सी बात है, जो दूध में से दही बनना या दूध दूध फट जाना, तो वो एक केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयन, मीन्स जो आयन होता है उसके अंदर रस्टिंग हो जाना। ओके, जो हम बोलते हैं कि भाई बारिश की सीजन में जो आयन होता है वो रस्टिंग ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? तो मॉइस्चर ऑफ एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से होता है। उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम हमारे स्टमक में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, मीन्स एसिड सब मिलते हैं और जब HCl मिलता है बराबर जो फूड के साथ, और उसके बाद जाके सब जो सब न्यूट्रिएंट्स अंदर से अलग होते हैं, तो वो जो सब है उसको हम एक केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और या फिर हम जो फूड में से जो हमारा न्यूट्रिशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन से ही मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हमको जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों करना चाहिए, वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखो मैग्नीशियम रिबन है ना, वो अगर बार पड़ा रहेगा ना तो होता क्या है कि वो ऑक्सीजन अगर बाहर ऐसे ही रख दोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसके साथ एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वजह से वो क्या होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर ऑक्साइड लेयर हो जाता है। उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड लेयर हो जाता है। जैसे हम रस्टिंग होता है तो क्या होता है, आयन के अंदर रस्टिंग होता है तो ब्राउन कलर का जो लेयर चढ़ जाता है। वैसे ही मैग्नीशियम रिबिन के अंदर क्या होता है, वो एयर के अंदर रहता है, बार खुला पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, काले कलर का एक लेयर जम जाता है, बस वही है। और उसको साफ करने से, यूज़ करने से वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको। तो हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। मैग्नीशियम रिबिन इज़ द मोर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो एनवायरनमेंट में जो वो ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्ट करता है। व्हेन इज एक्सपोज टू ओपन एयर इट फॉर्म्ड ब्लैक कलर ऑक्साइड लेयर। तो ये जब एयर में खुला रहता है तो ब्लैक कलर का एक लेयर बना देता है कलर का। For remove this black layer of magnesium oxide layer ribbon with sandpaper it become clean। तो उसको सैंड पेपर मीन्स जो हम बोलते हैं कि भाई जो कलर निकाल लेने के लिए यूज़ होता है ना, जो हमारी दीवार के ऊपर अगर कलर चेंज करना हो हमारे घर का, तो हम उसको सैंड पेपर से उसको घिसते हैं। तो वो सैंड पेपर उसको हम जो मैग्नीशियम रिबिन है उसको घिस देंगे तो वो काले कलर का जो लेयर हो वो निकल जाएगा। Then magnesium ribbon easily react with oxygen and burn with the dazzling white flame on burner। तो ये ऐसा बोल रहा है कि ये अगर वो ऊपर का जो काले कलर का जो लेयर होगा, जो हम बोलते हैं ऑक्साइड जो लेयर होगा, वो अगर निकल जाएगा तो वो उसके बाद जो डायरेक्टली जो मैग्नीशियम रिबिन होगा, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ मिल के वो अच्छी तरह से वाइट डिजलिंग लाइट, मीन्स वो एकदम चमकती हुई लाइट होती है, वाइट लाइट, वैसे वो जलेगा। तो ये यहाँ पे बोला। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है वाइट। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला है, ये एयर के साथ जो ये जो पड़ा रहता है तो कलर कौन सा बन जाता है, ब्लैक बनता है। और यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ वाइट। तो मैग्नीशियम जो जो मैग्नीशियम का जो रॉड है, जो पट्टी होती है वो कैसी होती है, वो वाइट कलर की होती है। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट आर द केमिकल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
अब रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो रिएक्टेंट का मीनिंग क्या होता है? दो दो चीज़ को मिलाते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और आफ्टर प्रोडक्ट उसके बाद जो मिलता है, दोनों मिक्स करने के बाद जो मिलता है हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, दोनों को मिलाया तो H2NO, ये क्या है? रिएक्टेंट है, और हमको मिला क्या? H2O मिला, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जिसको मिक्स किया जाता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो दिमाग में आपको आ गया होगा। तो लेट अस वी रीड इट। सब्सटेंस आर अंडर वो केमिकल रिएक्शन आर कोल्ड रिएक्टेंट, एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होके जो न्यू सब्सटेंस हमको मिलता है हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ रहे हैं 7 नंबर। व्हाट इज़ द फॉर्म वेयर मैग्नीशियम रिबिन बर्न इन एयर? अब एयर के अंदर जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम होता है वो जलता है, मीन्स रिएक्शन करता है। जलता है का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन करता है, या फिर उसको जलाया जाए तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो कैसे क्या बनाएगा? तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम रिबिन को एयर के प्रेजेंट में अगर जलाया जाए तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बरोबर। और थर्ड, 8 नंबर, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो जिंक है, बरोबर, ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन बन के क्या कैसा बिहेव करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बनता है। तो यहाँ पे वही है, तो हमको जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से भी हमको केमिकल रिएक्शन करवाना है। तो देखो यहाँ पे हमने कर लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों को मिला लिया हमने, तो हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो पहला रिएक्शन ये है। तो यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये दो इक्वेशन एक साथ पूछे हुए, ऐसा एक अगर बाई चांस एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने से क्या होता है, उसका केमिकल इक्वेशन लिखो, तो आपको फर्स्ट लिखना है। और ऐसा लिखे कि जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन होने के बाद आप जो केमिकल इक्वेशन बनता है वो कैसा होता है, तो आपको ये लिखना होता है। ओके, तो ये आपको दोनों को याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद है 9, राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का बहुत ही मोस्ट टाइम भी अगर पेपर इजी होता है तो ये आता ही है कि फॉर्मूला क्या है। तो C6H12O6 ये आपको याद रखना है। उसके बाद है राइट द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के ये अल्टीमेटली ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरे चैप्टर इसके अंदर ही घूम रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे डिस्कशन हो गया कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब अगर आप पूरा चैप्टर 1 देखोगे ना, तो उसको अंदर आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई जो 5 केमिकल जो रिएक्शन है वही आपको देखने को मिलेंगे, बराबर। तो ना उसके बाद है 11 नंबर, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब देखो उसके नाम में ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन करना। ओके, दिमाग में सिंपल कंबाइन करो। ओके, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने सिंपली एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको बताया हुआ है कि भाई कॉम्बिनेशन क्या होता है? ए और बी दोनों चीज़ को इकट्ठी करोगे तो आपको दोनों इकट्ठी होकर कुछ एक चीज़ मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड ए कंबाइंड रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कोई एग्जाम्पल दो, तो सिंपल है, मैंने जो आपको H2+O वाला जो एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम मिलके जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलके हमको मिलता है क्या है? H2O मिलता है। तो वो हम ऐसा समझ सकते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इज इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as the combination reaction। तो मीन दो जो रिएक्टेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि A+B का मीनिंग है ये हुआ। इसका मीनिंग ऐसा भी लिख सकते हैं हम, A+B+C implies D। अब इसका मीनिंग क्या होगा? सर 1 या 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से ज़्यादा मीन्स ये 3 हो गया। 3 को मिलके भी एक प्रोडक्ट बनती है तो अभी हम उसको
कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। तो ये दिमाग में रखना है, पर हमको तो लिखना तो सिर्फ यही है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। अब क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे दिमाग में बिठा लो CaO, वो हमारा क्विकलाइम है। और उसके बाद हम बात करेंगे स्लैक लाइम। तो स्लैक लाइम का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो Ca इन ब्रैकेट OH ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये क्विक लाइम एंड स्लैक लाइम, ये दिमाग में आपको याद रखना है कि भाई क्विक लाइम और स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या है। ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर एंड राइट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होता है। मैं इसका आपको ज़्यादा डीप में समझाऊंगा कि ये क्विक लाइम क्या है, आपको इजीली समझ में आ जाए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब देखो ये क्या है क्विक लाइम। अब देखो मैं आपको बताऊँ, आप ये तो हमारे बचपन की बात है, क्योंकि अभी तो क्या है अलग अलग तरह के कलर्स मार्केट में मिल रहे हैं। जो वॉल पेंट करने के लिए जो आपने एशियन पेंट यूज़ करते हैं अभी, एशियन पेंट, फिर बर्जर पेंट, समथिंग समथिंग कितने सारे कलर आते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी भी यूज़ तो होता ही है पर बहुत कम जगह पे यूज़ होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अंदर घर के अंदर चूना लगाया जाता था। चूना क्या होता है कि उसको जो हम बोलते हैं क्विक लाइम, चूने को क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। तो मीन्स जो क्विक लाइम है ना उसको भी बोलते हैं चूना। अब उसको जो चूना जब मार्केट में से लाते थे ना तो उसको पानी में भिगोया जाता था। पानी में क्यों भिगोया जाता था, क्योंकि वो पानी में भिगोने से वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो मीन्स बाहर से जो चूना आता है तो वो जो चूना होता है प्लस उसमें पानी डालोगे तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होके होता क्या है मालूम है, बहुत गर्म हो जाता है। मुझे अभी भी याद है कि हमारे घर में वो जो जब मैं छोटा था तब वो चूना लाते थे ना, तो बहुत सारा चूना लाते थे, 5-6 थैली जितना, और उसके अंदर पानी बहुत सारा डाल देते थे तो इतना जैसे उबलता हो और बहुत ही हीट निकलती थी। ये मुझे याद है अभी भी। और फिर जो कलर वो जो कारीगर आते थे वो उस डंडे से पूरा हिलाते थे और वो सब ठंडा करते थे। पूरी एक रात तक तो उसको पड़ा रहने देना पड़ता था। ओके, तो उसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो उसके बाद उसको पेंट किया जाता है, उसके अंदर फेविकॉल डाला जाता है, फिर दूसरा भी कुछ होता है, वो सब डाल के उसके बाद कलर जो हमारी घर की दीवार होती है उसके ऊपर कलर किया जाता है और वही बोलते हैं क्विक लाइम। और क्विक लाइम जब हम वाटर में मिक्स करते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो क्विक लाइम होता है वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो प्रोडक्ट हमको क्या मिलती है, तो वो जो मिलती है उसको बोलते हैं स्लैक लाइम। उसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो देखो ये केमिकल रिएक्शन है तो अल्टीमेटली ये केमिकल इक्वेशन तो बनेगा ही। तो CaO प्लस H2O, तो ये हमारा क्विक लाइम है, ये हमारा पानी है। अब इसको दोनों को मिक्स कर दो, तो दोनों को मिक्स करने से क्या मिलेगा हमको, स्लैक लाइम मिलेगा। प्लस हीट, मैंने बोला था ना कि बहुत गर्म हो जाता था, तो ये हीट इस वजह से आपको निकलती है। पूरी रात पड़ा रहने देना, तो फिर दूसरे दिन सब जो कारीगर आके कलर करते थे वॉल के ऊपर। ओके, तो आपको याद रखना है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा है स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है 15 नंबर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन किस तरह का है रिएक्शन है, तो यहाँ पे रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो आपको याद रखना है। जो रेस्पिरेशन है हमारा किस तरह का रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद है 16, राइट द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसका पूरा इक्वेशन हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखो C6H12O2 प्लस C6O2 ये इक्वेशन है, और यहाँ पे हमको बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो प्लीज़ मेरे वो वीडियो भी देख लेना आपको, तो वो समझ में आ जाएगा बैलेंसिंग वाले। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन आपको बताया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। तो अब देखो दिमाग में ये भी लगा लो, ये दिमाग में क्या लगाना है कि भाई जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारा लेना है, तो ये एडिशन हुआ, देखो दिस प्लस ऑक्सीजन बरोबर, एंड अगेन निकालते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, वाटर वेपर जो हम बोलते हैं। अब अगर नाक के आगे अगर आप चश्मे रखोगे ना तो वहाँ पे वो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको,
थोड़ा वो पानी पानी जैसा हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो वो H2 है। और एनर्जी जो हम जो वर्क करते हैं, जो एनर्जी हमको मिलती है वर्क करने की, वो उसको बोलते हैं एनर्जी। ओके, तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं 17 नंबर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपोज क्या होता है, तो भाई देखो कोई भी चीज़ सड़ के जो एकदम वेस्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं कंपोज बोलते हैं। अब आप बोलोगे कंपोज, हमने सुना होगा कंपोज फर्टिलाइजर, तो कंपोज फर्टिलाइजर कैसे बनता है कि हमारी जो हमारे घर में जो सब्जियां होती है ना, उसको अगर आप उसको 1-2 महीने तक उस मट्टी और मट्टी के अंदर ऐसे एक काम करो कि जो आपकी सब्जियां जो बचती है ना, 1 महीने के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। अब गाड़ने के बाद उसको 1 महीने के बाद खोलोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी मट्टी हो गई होगी। तो मीन्स उसको बोलते हैं कंपोस्ट। क्या होता है, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो मट्टी में घुल जाते हैं और मट्टी ही हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं कंपोस्ट। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट। मीन्स वेजिटेबल में से कंपोस्ट बनता है, जो वेजिटेबल कचरा जो होता है उसमें से जो मट्टी बन जाती है, ओके, कंपोस्ट होता है। तो वो जो उसको हम कैसा रिएक्शन बोलते हैं, तो आपको दिमाग में याद रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको ये सब याद रखना है, बस ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव से तो याद तो रखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला ऑफ द फेरियस सल्फेट, फेरियस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, FeSO4। उसके बाद फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 से O3 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द फेरियस सल्फेट क्रिस्टल। देखो क्रिस्टल के लिए आपको यहाँ पे तीनों में अगर थोड़ा कन्फ्यूजन जनरेट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि भाई फेरियस सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड है, और ये क्रिस्टल है, फेरियस सल्फेट का क्रिस्टल है, ये आपको याद रखना है। देखो क्रिस्टल के अंदर इसमें क्या फ़र्क है, फेरियस सल्फेट और फेरियस क्रिस्टल में क्या फ़र्क है, तो 7s2 जो है वो सिर्फ ज़्यादा है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। ओके, उसके बाद है 21, व्हाट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रोड्स आपको याद होना चाहिए। मैं आपको टेक्स्ट बुक में एक बार दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास अभी यस है, ये रहा इलेक्ट्रोड, यही खुला हुआ है, लो अच्छी बात है। इलेक्ट्रोड्स किसको बोलते हैं, देखो ये है ना, ये जो हमारी एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में क्या है, हमको वाटर में से, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना, वाटर में से ऑक्सीजन अलग करना है और हाइड्रोजन अलग करना है। वाटर को क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग करना है। तो उसके लिए यहाँ पे है ना, ये जो हमारा है ना ये इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये दोनों जो डंडी जैसे पाइप जैसा है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड किससे बनी हुई है, तो ग्रेफाइट रोड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ग्रेफाइट रोड से बनी हुई है। बस वही पूछ रहा था, वो क्वेश्चन जो था वही था, बरोबर। तो चलो वापस चले जाते हैं, यस, तो वापस इसको देख लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा 21, व्हाट इज़ द यूज़ फॉर द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस जो पूरी प्रोसेस थी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस बाहर निकालने के लिए क्या प्रोसीजर थी, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वो जो हमारी जो एक्टिविटी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर थी। और उसके अंदर जो डंडी जो हम बोल रहे थे, वो डंडी कौन सी थी, जो ग्रेफाइट मैंने वहाँ पे गोल कर सर्कल करके बताया था, वो यही थी, तो ग्रेफाइट रोड। तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, तो यहाँ पे आंसर में आप कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी लिख सकते हैं या ग्रेफाइट रोड भी लिख सकते हैं। वो तो आपको यहाँ पे लिखना है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स ही लिखना है आंसर में। तो ओके, इन विच इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कलेक्ट। अब देखो यहाँ पे वापस एक्टिविटी पे चले जाते हैं कि भाई कौन से पे कौन सा कलेक्ट होता था, ऑक्सीजन कहाँ पे होता था और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ पे होता था और वाटर हाइड्रोजन कहाँ पे होता था। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन होता था, ये जो हमारा ये वाला जो रोड है यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। तो ये देखो ये हमारा हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, देख लेते हैं। चलो ये रोड किसको बोलते हैं भाई, ये वाली रोड है, ये है एनोड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो एनोड रोड पे क्या होता है, एनोड रोड पे क्या होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन होता है और कैथोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। वो आपको याद रख, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन याद रखना है। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार वापस। इन विच इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन कलेक्ट्स,
और ऑक्सीजन कलेक्ट्स ऑन एनोड, यहाँ पे दिखा हुआ है एनोड जो पॉजिटिव होता है, एंड वो दूसरा कौन सा था, कैथोड था, जो हाइड्रोजन कलेक्ट होता है उसको नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है। जो देखो जब जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हम नहीं बोलते पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे लिखा होता है कि भाई एनोड था वो कौन सा था, पॉजिटिव वायर था, और जो कैथोड था वो वायर कौन सा था, नेगेटिव वायर था, वो आपको यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद है 23rd, इन विच प्रपोर्शन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कलेक्टेड। यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन किस प्रपोर्शन में हमको मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कलेक्ट इनटू 1:2 एनोड एंड कैथोड। तो इन शॉर्ट कौन से रेशियो में, तो हमारा ये रेशियो है, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा तो हाइड्रोजन का कितना मिलेगा, 2 एटम मिलेगा। तो सर सिंपल सी बात है, H2O तो हाइड्रोजन के 2 यूज़ होते हैं और ऑक्सीजन का 1 यूज़ होता है, तो हमको जितने यूज़ होते हैं उतने ही वापस मिलेंगे ना रिटर्न में। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है, पहला यहाँ पे 1 इसलिए लिखा हुआ है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन के 2 मिलते हैं तो इसलिए हाइड्रोजन का 2 लिखा हुआ है। तो आपको दिमाग में क्या बिठाना है कि 1:2 इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद है 24, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड। तो आपको याद रखना है सिल्वर का कलर वाइट होता है और सिल्वर क्लोराइड का होता है ग्रे होता है। ओके, उसके बाद है इन विच प्रेजेंस सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज्ड एंड फॉर्म सिल्वर। तो सनलाइट। अब देखो यहाँ पे अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज कब होता है, बराबर, डिकम्पोज मीन्स वो कब अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब सनलाइट होती है तब सिल्वर क्लोराइड सिल्वर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। याद रखना है सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर कब बनता है, जब सनलाइट होती है तब, सनलाइट में रखा जाए तब, इसका कहने का मीनिंग ऐसा है। ओके, उसके बाद क्या है, विच कंपाउंड ऑफ सिल्वर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब देखो ब्लैक एंड वाइट फोटो को पहले के ज़माने में क्या था, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर के फोटो यूज़ होते थे। जैसे अभी यहाँ पे हम अभी तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में कलर फोटो आ गए हैं, जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो कलर फोटोज़ की निकालते हैं। वैसे पुराने ज़माने में क्या था, क्योंकि फ़ोटोज़ कैसे थे, ब्लैक एंड वाइट थे, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता था, तो वो दिमाग में आपको याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों केमिकल यूज़ होते थे। तो आपको ये याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड वो दोनों फोटोग्राफी में यूज़ होते थे। 27, स्टेट द लॉ ऑफ द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। कन्वर्शन ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, कि भाई देखो ये सिंपल, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा पसंद है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, एनर्जी को कभी क्रिएट किया जा सकता नहीं है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और उसको ख़त्म भी किया नहीं जा सकता है, बट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी रिमेनिंग कांस्टेंट। मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब और जो हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ओके, तो ये हमारा बेसिक था। अब ये आप बोलोगे कि सर उसको कोई एग्जांपल देके दिखाओ, तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो आप सिंपल सी बात है, अब मैं बोलूँगा पेट्रोल मैंने बर्न किया, तो पेट्रोल बर्न किया तो हुआ क्या, तो पेट्रोल बर्न करने से मुझे हीट मिला, एनर्जी मिली, गर्मी मिली। ओके, तो पेट्रोल हीट करने से अगर हमारे स्कूटर में पेट्रोल हीट होता है तो क्या होता है, तो हमको क्या मिलती है, उससे स्पीड मिलती है। तो हुआ क्या कि जो पेट्रोल बर्न करने से, हीट करने से हमको जो स्पीड मिली, तो वो क्या हुआ, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हुआ, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो अब आप बोलोगे कि सर पेट्रोल तो जल गया ना, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, नहीं, पेट्रोल जला सही, जलने के बाद हुआ क्या, एक तो एनर्जी गर्मी पैदा आई और स्पीड मिला, जो हम बोलते हैं स्पीड, हमको स्पीड मिला, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। तो पेट्रोल की एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू किसके अंदर हुई, स्पीड के अंदर हुई, और गर्मी जो मिली, जो साइलेंसर में से गर्मी निकलती है वो गर्मी के फॉर्म में हुई। तो आपको याद रखना है कि कभी भी कोई भी एनर्जी होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है या पैदा नहीं की जा सकती है, वो ऑलवेज वन फॉर्म में से सेकंड फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद है 28, राइट द फॉर्मूला, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग। तो ये रस्टिंग का फॉर्मूला याद रखना है,
बस और कुछ नहीं है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द नोबल मेटल। अब नोबल मेटल किसको बोलते हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है। नोबल मेटल का मीनिंग ये होता है कि भाई हवा में खुला पड़ा रहा हो या फिर पानी के अंदर वो कुछ भी रिएक्शन ना हो। तो गोल्ड को पानी में कितना भी रहने दो, उसका कुछ रिएक्शन होता है क्या? वो ऐसे हो जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन उसके साथ होता है क्या? नहीं होता है। प्लेटिनम को भी पानी के अंदर कितना भी पड़ा रहने दो, वो कुछ केमिकल रिएक्शन करता है क्या? नहीं करता है। सिल्वर है, उसको भी पानी में पड़ा रहने दो, वो भी कभी कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो उसके अलावा सब तो कोई है क्या? पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब मेटल दूसरे हैं जो पानी में, अगर सोडियम को पानी में डाल दोगे ना तो क्या होता है मालूम है? बहुत गर्म होके बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो गर्म हो जाता है, हीट बहुत ही ज़्यादा जो मैक्सिमम एनर्जी वो रिलीज़ करता है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि भाई सोडियम एक मेटल है, पर वो पानी के साथ जब मिक्स होता है तो वैसे बहुत सारे मैटर है जो मेटल है, बहुत सारे मेटल हैं जो हवा में और पानी में या मॉइस्चर में जो बाहर रहते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, गोल्ड है मीन्स सोना है, चांदी है, फिर ये प्लेटिनम है, वो सब है ना, नॉर्मल एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं हो सकता, उसको उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नोबल मेटल। तो आपको दिमाग में याद रखना है। उसके बाद है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का एक बेसिक हम बोले तो क्या है, तो देखो रेंसिडिटी का मीनिंग होता है कि भाई कोई चीज़ हम बिगड़ जाती है, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका उसका मीनिंग क्या हुआ। सपोज़ मैं बोलूँ कि पोटैटो चिप्स है, पोटैटो चिप्स ऐसे ही अगर हम बाहर पड़ी रहने देंगे ना तो 4-5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद वो क्या हो, या ज़्यादा से 10 दिन के बाद वो उसका टेस्ट चेंज कर देता है, उसके अंदर से अजब सी अलग से थोड़ी स्मेल आने लगती है, बहुत ख़राब। ओके, तो ये हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, तो यहाँ पे यही बता रहा है द फूड मटेरियल्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स व्हेन एक्सपोज टू ओपन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ओपन एयर में लॉन्ग टाइम पड़ा रहता है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। ओके, टाइम अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड चेंज द स्मेल एंड टेस्ट, दिस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। ओके, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। कोई भी ऑयल और फैट होता है वो ओपन एनवायरनमेंट में पड़ी रहती है लंबे समय तक। ओके, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से बाहर पड़ा रहेगा तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन तो होने ही वाला है। उसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाती है, उसमें से गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन के लिए बहुत थे, टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स से।